नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर है आप सभी की नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों की होगी पूरी पड़ताल और ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से हम जानेंगे एक एक अपडेट भी। आज न्यूज पंच में जिन खबरों पर रहेगी हमारी पैनी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो न्यूज पंच में सबसे पहले हम आपको बताएंगे मात्र 53 घंटे की बात। जी हां, 53 घंटे में मिला घर, ताज मोहम्मद का था कब्जा। कहां की है ये पूरी कहानी, विस्तार के साथ आपके साथ करेंगे साझा। इसके अलावा न्यूज पंच में हमारी जो अगली खबर होगी वो होगी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, क्योंकि बंगाल में अद्भुत नजारे सामने आ रहे हैं। वसूली हो रही है वापसी, विरला ही यह मामला है, क्योंकि वसूली हुई राशि कभी वापस होती है क्या, लेकिन हो रही है पश्चिम बंगाल में। विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के बारे में भी। और इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी भारतीय झींगा का क्रेज, यूएस चीन भी हो रहा है फिदा। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे और भारत की उपलब्धि किस तरह से आगे हुई है वो भी बताएंगे। तो आइए न्यूज पंच की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त नीति और सख्त कार्रवाई की, जिसकी इस समय खासी चर्चा हो रही है। दरअसल गाजियाबाद निवासी चंचल की लंबे समय से चली आ रही लड़ाई आखिरकार थम गई है, जिसमें अहम भूमिका निभाई है जनता दर्शन और जिला अधिकारी ने। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं, आपको बताते हैं विस्तार से। तो जानिए आप कि योगी राज में किस तरह से बेनकाब हो रहे हैं भूमाफिया। जी हां, उत्तर प्रदेश का है ये पूरा मामला, जहां पर एक विधवा महिला ने गुहार लगाई थी और उसके बाद डीएम का एक्शन भी साफ तौर पर नजर आया। कितने घंटों में, मात्र 53 घंटों में महिला को न्याय मिला। और ये 53 घंटे में जो विधवा को न्याय मिला है, इसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। डीएम गाजियाबाद की जो पहल थी वो रंग लाई है और इस महिला को न्याय मिलता हुआ नजर आया है। जी हां, उत्तर प्रदेश की है ये कहानी, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक उदाहरण भी पेश कर रही है। और आपको बताएं कि प्रशासन की सख्ती से किस तरह से भरोसा अब बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। 53 घंटे में न्याय मिला। आरोपी ताज मोहम्मद से जुड़ा हुआ ही ये पूरा मामला, जिसने कब्जा किया था और विधवा चंचल को उनका घर वापस लौटाने का काम किया है डीएम ने। रिकॉर्ड 53 घंटों में न्याय की कहानी यहां से बयां होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये पूरा मामला आखिर कहां से शुरू हुआ, क्या है पूरी कहानी, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है गाजियाबाद का। गाजियाबाद के विजयनगर की ये पूरी घटना है, पूरी कहानी है। यहाँ आरोपी ताज मोहम्मद के लिए 1.5 लाख उधार पैसे के बदले मकान के मूल दस्तावेज गिरवी रखे। जी हां, आरोपी का जो नाम सामने आ रहा है, उसने कैसे, आप सोचिए कि भूमाफिया किस तरह से अपना जाल फैलाते हैं, वो ये कहानी बयां कर रही है। एक विधवा महिला जिससे पैसे वसूले गए और इस पीड़िता ने उसके बाद कहां जाकर के गुहार लगाई, प्रशासन के पास जाकर के गुहार लगाई, डीएम से अपनी पूरी कहानी बयां की और उसके बाद सिर्फ 53 घंटों में न्याय मिलता हुआ नजर आया। और यही है बड़ा उदाहरण जनता दर्शन का। जब जनता दर्शन के माध्यम से डीएम जनता से मुखातिब हुए तो जनता ने अपनी तमाम तरह की पीड़ा यहाँ पर सुनाई और उसी जनता में शामिल थी ये एक विधवा महिला चंचल, जिन्होंने अपनी कहानी बताई कि कैसे उनकी जमीन को हड़पने का काम भूमाफियाओं ने किया है। बस फिर क्या था, डीएम ने न्याय दिलाने की ठानी और मात्र 53 घंटों में ही महिला को न्याय दिला दिया गया। आदेश जारी किया गया, जांच के आदेश दिए गए, शिकायत को भी यहां पर सही पाया गया और उसके बाद प्रशासन की जो कार्रवाई है वो रंग लाती हुई नजर आई। ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, अगर विस्तार से समझना चाहें कहानी कहां से शुरू हुई और आखिर डीएम ने चंचल नामक महिला को न्याय तो दिलाया, लेकिन ये एक महिला नहीं है जिसे भूमाफियाओं के चंगुल से बाहर निकाला गया। ऐसी तमाम सारी कहानियां कहीं ना कहीं महिलाओं की कहें, पुरुषों की कहें, या फिर भूमाफिया किस तरह से शिकंजा कसते हैं, लेकिन उस शिकंजे को कसने का काम, उस शिकंजे को तोड़ने का काम जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का नतीजा ही है कि इस तरीके की कार्रवाई वहां पर नजर आई, जिसमें 53 घंटों के अंदर
उस महिला को अपने घर मिल गया और उसके घर की चाबी स्वयं जिला अधिकारी ने सौंपी। जिस तरीके से उसको चंगुल में फंसाया इन लोगों ने, खास तौर से मात्र 1.5 लाख रुपये उसे दिए थे किसी काम के लिए और उसमें इतना ब्याज लगा दिया कि 7 लाख का ब्याज लगा दिया और उसके बाद उसका 35 लाख का मकान कब्जे में ले लिया। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से भूमाफिया लोग कमजोर लोगों को, गरीब तबके के लोगों को किस तरीके से ठगते हैं, किस तरीके से उनको प्रताड़ित करते हैं। जब यह पूरी कहानी उच्च अधिकारियों को सुनाई गई तो जिला अधिकारी ने टीम बनाई। उस टीम में प्रथम दृष्टया ही नजर आ रहा था कि उस महिला के साथ अन्याय किया गया है और इसके तहत कार्रवाई की गई, कब्जा मुक्त कराया गया उसके घर को और उसके घर की चाबी उसको स्वयं सौंप दी गई। लेकिन यह कहानी शुरू होती है 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार यहां पर बनती है। भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, चाहे वह सरकारी जमीन हो, चाहे वह निजी संपत्ति हो, उन सभी जगहों पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दिया करते हैं। चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे राजधानी लखनऊ हो, चाहे कि संभल हो, इन सभी जगहों पर लगातार सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। अगर उन्होंने अवैध कब्जा किया है और किसी गरीब कमजोर का मकान अगर उन्होंने कब्जा कर रखा है तो उसको मुक्त कराने के लिए लगातार मुस्तैद रहता है प्रशासन, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, चाहे राजस्व विभाग के अधिकारी हो। इन सब लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई प्रताड़ित न हो कमजोर आदमी, और खासतौर से जो माफिया हैं वह किसी भी सरकारी या जमीन पर अवैध कब्जा न करने पाए। और इसके लिए लगातार सर्वे जारी रहता है। हमने देखा था अभी कुछ ही दिन पूर्व संभल में भी जिस तरीके से वहां पर गांव में अवैध कब्जा कर रखा था, खेतों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसका सर्वे कराकर लेपकाल के द्वारा नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद उसे भी कब्जा मुक्त कराया। लेकिन यह प्रक्रिया कोई एक प्रक्रिया नहीं है। इस तरीके के काम लगातार प्रदेश में जारी हैं। अभी हमने गाजियाबाद में देखा, हो सकता है अगर कहीं और कोई पीड़ित नजर आए तो उस पर भी प्रशासन की कार्रवाई चल ही रही होगी और लगातार ये निगरानी बरती जाती है कि किसी भी तरीके से भू माफिया एक बार फिर से सर ना उठा पाए प्रदेश में। लगातार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहे। दरबार है वह बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जब शासन और प्रशासन से जनता खुद मुखातिब होती है, अपनी समस्या सुनाती है, तो फिर इस तरह के उदाहरण भी सामने आते हैं जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है कि किस तरह से उन्हें मात्र 53 घंटों में ही न्याय मिलता है। और न केवल ये एक मामला, बल्कि इस मामले के माध्यम से तमाम भूमाफियाओं को भी एक बड़ा और कड़ा संदेश यहाँ से निकलता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं कटमनी रिटर्न की। दुकानों से सामान लेने जब आप जाते हैं तो उस वस्तु या कहें कि सामान के रिटर्न नहीं करने का डिस्क्लेमर आपने कई बार पढ़ा होगा। और अगर बात उसूलों के बाजार से जरा हटकर कटमनी और रंगदारी की करें तो यहाँ तो वसूले गए पैसों की वापसी रत्ती भर भी संभव नहीं हो सकती। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है। जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वो हैरत में डाल रही हैं। बताया जा रहा है कि टीएमसी के जो नेता अब तक कटमनी का कहर जनता पर बरपा रहे थे, वही नेता जनता का दरबार लगाकर लूट का पैसा लौटाने की होड़ में लग गए हैं। अब जरा सोचिए, सत्ता के बदलाव की बयार कैसे जनता के बीच विश्वास की बहार लेकर के आई है। एक तरफ बदलाव है तो वहीं दूसरी तरफ घबराहट का माहौल भी। तो आइए विस्तार से जरा आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। तो कटमनी रिटर्न की है ये पूरी कहानी। जी हाँ, कानूनी कार्रवाई से अब डर का माहौल है टीएमसी में और कुछ बिहार से चौंकाने वाली तस्वीरें भी साथ सामने आई है। माथाभांगा में टीएमसी नेताओं का जो ये दरबार नजर आ रहा है, ये दरबार जनता को लुभाने के लिए नहीं है, बल्कि जनता से जो पैसे की वसूली की गई थी वो पैसा लौटाया जा रहा है। जी हाँ, कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये पूरा के पूरा मामला कहा जा रहा है और पैसा किस तरह से लोगों से वसूला गया, लेकिन अब ये लोगों को इकट्ठा करके पैसा लौटाने की कवायद भी शुरू हो गई है। ये सनसनीखेज तस्वीरें जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें चौंका भी रही है, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर तो प्रकाश में नहीं आते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जरूर सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है
तो फिर कैसे अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। जनसभाओं में आप जनता को लुभाने का काम जरूर करते हैं, लेकिन इस तरह की जनसभा पहली बार देखी जा रही है। जनता को इकट्ठा किया गया है और जनता को पहले लूटने का काम किया, लेकिन अब उसी जनता को उससे वसूला गया पैसा भी वापस लौटाया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में आखिर क्या कुछ चल रहा है, तस्वीरों के माध्यम से भी जरा देख लीजिए। तो ये बंगाल के अद्भुत नज़ारे हैं जो विरले ही समय में सामने आते हैं। पहले वसूली की और अब वापसी, लौटाते दिखाई दे रहे हैं कटमनी का पैसा, और इसके साथ साथ स्थानीय टीएमसी नेता पैसा लौटाते हुए नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जहां पर जनता से पैसा लिया और उसके बाद जनता को ही दरबार लगा करके पैसा लौटाने की कवायद की जा रही है। अब इसे घबराहट कह लीजिए, डर की बात कह लीजिए, या फिर बंगाल में बदलाव की बयान, जिसकी वजह से जो टीएमसी नेता है वो कहीं ना कहीं घबराए फिर रहे हैं। और जिस जनता से उन्होंने पैसे लूट खसोट की और वही पैसा अब जनता को लौटाते हुए ये नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ नज़र आ रहे हैं बल्कि तस्वीरों में भी कैद हुए हैं, लौटाते दिख रहे हैं कटमनी का पैसा। स्थानीय टीएमसी नेता पैसा लौटाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब पैसे हर एक से अगर आप अंदाज़ा लगाया जाए तो 5,000 रुपये की वसूली, और इसके बाद आपको ये भी बताएं कि सत्ता बदलने से किस तरह से घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। तो सत्ता बदली है और घबराहट भी हो रही है। आरोपी नेता क्षेत्र छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे आरोपी लोग हैं जो क्षेत्र छोड़ करके ही नदारद हो गए। पंचायत सदस्य का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है और इनका नाम भी शामिल था कटमनी में, जिसने जनता की गाढ़ी कमाई को वसूलने का काम किया। राजनीतिक बदलाव से परिस्थितियां किस तरह से बदलती हैं, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल पेश करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर लोगों से जो कटमनी का पैसा या रंगदारी का पैसा वसूला गया वो अब जनता को लौटाया जा रहा है। और कई नेता तो टीएमसी के ऐसे हैं जो नदारद हो गए हैं, नजर ही नहीं आ रहे हैं। आरोपी नेता क्षेत्र छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। अब कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिनके नाम पर कटमनी वसूली गई, वो भी आपको बता देते हैं। इसमें शामिल है आवास योजना। जी हाँ, आवास योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई, भ्रष्टाचार का जाल फैलाया गया। जमीन दिलाने से घर दिलाने तक का वादा भी भोली भाली जनता से किया गया और उससे पैसे भी वसूल लिए गए। आम लोगों से मोटी रकम वसूली गई, लेकिन ना तो घर मिला और ना जमीन मिली, और कटमनी के माध्यम से लोगों की गाढ़ी कमाई पर भी डाका डाल दिया। तो पंचायत सदस्य और टीएमसी नेताओं पर बड़े पैमाने पर आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें तो पैसे लौटाने की जरूर हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि टीएमसी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिन पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं कोलकाता से। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आ रही है, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, ऐसी तस्वीरें तो कभी नहीं देखी जहां रंगदारी का पैसा हो या फिर कटमनी का पैसा हो। पहले तो लोगों को धमका कर वसूल लिया और अब इस तरह से दरबार लगा करके वापसी की जा रही है। बदलाव की बयार है पश्चिम बंगाल में। संदा, देखिए बंगाल में जो चल रहा है ना, बॉलीवुड वालों को स्क्रिप्ट के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ मिल सकते हैं। जैसे सिनेमा में दिखाया जाता है वैसे ही बंगाल में देखा जा रहा है। 15 साल की शासनकाल में जो कटमनी तोलाबाजी का जो आरोप था और जो कंप्लेन दर्ज किए गए थे थाने में, उसके चलते जब नई सरकार आई है, एक 23 दिन हुए हैं, आज 23-24 दिन हुए हैं, और 23-24 दिन की सरकार जब ये घोषणा कर दिया कि हर थाने को जो भी आपके पास कार्रवाई है, जो भी कॉम्प्लेन है, जिसपे आप तृणमूल के शासनकाल में जिसपे आपने कोई कार्रवाई नहीं किए थे, उन सारे कंप्लेन पर कार्रवाई शुरू कीजिए। और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुआ तो देखा गया कि माना जाए कि हर बिल से चूहे निकलने लगे। आप पंचायत नेता देखिए, आप म्यूनसिपैलिटी बॉडीज का नेता देख लीजिए, आप विधायक देख लीजिए, सब लपेटे में आ रहे हैं। और ये सब छवि जब उत्तरी बंगाल से दक्षिण बंगाल, बंगाल के दोनों छोर पर जब ये छवि हर दिन ये नज़ारे देखने को मिल रहा है, तभी एक कोचबिहार में एक घटना घटी है जहां पर एकदम गांव में सबको बुलाकर जिनके पास जितने पैसे लिए गए थे सब लौटाए गए हैं। 80 लाख अमाउंट बताया जा रहा है सिर्फ कोचबिहार की माथा भांगा में। और नामखाना में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर भी पैसा लौटाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं जाकर जो जो लूट के जो लोग थे वो आज संत बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिनसे जितना पैसा लिया है वो वापस करके कार्रवाई से बचे। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अगर आप अगर आप दोषी हो, कार्रवाई में दोषी हो, तो उनके खिलाफ व्यवस्था तो लिया जाएगा। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से पूरी बंगाल में ये सारे चीजें देखने को मिल रहा है, एक 15 साल की जो शासनकाल थी ममता बनर्जी की, वो कैसे एक भ्रष्टाचार का शासन था वो सामने आ रहा है। और ये सरकार जब कह दिया कि जीरो टॉलरेंस टू ये भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें हैं ये टीएमसी के नेता या कहें कार्यकर्ता खुद ही उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सौरभ, यहाँ पर एक मुख्य सवाल ये उठता है कि जो कटमनी का पैसा, रंगदारी का पैसा या तमाम तरह की योजनाओं के लिए जो पैसा लोगों से वसूला गया, क्या इसका कोई रिकॉर्ड बनता था क्या? किस आधार पर ये पैसा लौटा रहे हैं? क्योंकि देखिए, विकास के लिए तो ममता सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए तो जरूर कुछ व्यवस्थित काम किया होगा, खाका खींचा होगा। संजय, देखिए, ममता बनर्जी जब शासन में थे तो वो हर वक्त एक बात कहती थी कि सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा नजर है। तो उनका अगर सब पर नजर है तो इन सब के ऊपर उनका नजर क्यों नहीं पड़ा? उनके जो वो कहती थी कि हमें सब खबर है, सब हम जानते हैं। तो अगर सब खबर है तो वो जो खबरी लाल थे ममता बनर्जी के, उन लोगों ने ये खबर क्यों नहीं दिया कि हर गांव में ऐसे पैसे लिए जा रहे हैं, कटमनी के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, आवास के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। जब आवास पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवास का पैसा रोका, तब तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल के साथ बुरा सलूक कर रहा है सेंट्रल, और उनको डिप्राइव कर रहा है सेंट्रल। तो तब अभिषेक बनर्जी ने क्यों उस पे ऊपर कार्रवाई नहीं किया? ममता बनर्जी ने क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया कि आवास का पैसा रोका क्यों? क्योंकि उनके नेता वहां से कट खाते थे, हर चीज में वो कट खाते थे, ट्रिपल में कट खाते थे। जो राहत सामग्री है उसमें कट खाते थे, चाहे वो ट्रिपल हो, साड़ी हो, कंबल हो, स्टोव हो, हाड़ी हो, जो भी मिलेगा सबका कट चाहिए। तो ये इतने सारे जो कट लेते थे वो क्या ऐसे छूट जाते थे? इस कट का पैसा कहाँ जाता था, कहाँ सर्कुलेट होता था? उसके लिए चलते जैसे लक्ष्मी भंडार में सीट गठन किया गया है, हर मामले में उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार। जी, और सौरभ, सवाल तो अभी यहाँ पर ये भी बरकरार है कि आपने कटमनी का पैसा तो ले लिया जनता से, लेकिन जिस नाम पर लिया, आवास के नाम पर, जमीन के नाम पर, राशन के नाम पर, क्या वो लोगों तक पहुँचा भी? और पहुँचा या नहीं पहुँचा, वो कहीं ना कहीं तस्वीरों के माध्यम से सामने भी आ रहा है। संदा, वो अगर पहुंचता तो संदेश खाली नहीं होता। संदेश खाली का जो बड़ा मूवमेंट था, वो मूवमेंट 2024 में क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के लोग, ग्रामीण ने साफ कहते, उनका जो भेड़ी कहा जाता है, जहाँ पर मछली का चाष होता है, मछली का फलन होता है, वहाँ से वो सब वेरी को जो वो सब कभी ना कभी वहाँ पर वो लैंड था, वहाँ से फसल उगाए जाते थे, उसको वेरी में कन्वर्ट किया गया। और सारे इसको दखल कौन लिए? टीएमसी के नेता शेख शाहजहां लिए, शिबू हाजरा ने लिए। और फिर जाके जो 100 दिन का जो रोजगार था उसमें भी उन लोगों ने हाथापाई किया कि 100 दिन का रोजगार आपके अकाउंट में जाएगा तो उससे मिलेगा, उससे कट देना पड़ेगा। जो भी सरकारी योजनाएं थे वो खुली आम पर यह कहा जाता था कि आपको सरकार दे रही है तो फिर हमें दो, हमें उसका पैसा देना पड़ेगा, हमारा सरकार आपको दे रही है ये जो गोरख धंधा सौरभ चल रहा था, इसमें सभी की कड़ियां जुड़ी हुई थी, ना केवल ममता बनर्जी या उनकी सरकार में शामिल लोग, बल्कि नीचे तक ये पूरी योजना तैयार थी कि कैसे जनता की गाढ़ी कमाई को खींचा जाए या फिर लूटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे साझा करने के लिए। और अब बात भारत की उपलब्धि की करते हैं। चुनौती भरी वैश्विक बाजार स्थितियों के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 73,890 करोड़ मूल्य का सी फूड निर्यात किया है, जो मात्रा और मूल्य दोनों में उच्चतम स्तर है। इस वर्ष भी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारतीय सी फूड के प्रमुख आयातक बने रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की निरंतरता को साफ तौर पर दर्शा रहा है। सी फूड में फ्रोजन झींगा प्रमुख निर्यात वस्तु के तौर पर बरकरार रहा है। अब मात्रा के आधार पर भारतीय समुद्री भोजन के निर्यात के लिए चीन सबसे बड़ा गंतव्य बना, तो वहीं मूल्य के आधार पर यूरोपीय संघ तीसरा सबसे बड़ा आयातक बना है।
तो आइए विस्तार के साथ भारत की सी फूड छलांग के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, सी फूड निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। सी फूड एक्सपोर्ट में भारत की है ये बड़ी छलांग और खुशखबरी इसे कह सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर सी फूड निर्यात हुआ है। आपको बता दें कि 19.32 लाख मीट्रिक टन सी फूड का निर्यात किया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है जब 73,890 करोड़ के पार ये पूरा कारोबार पहुंचा है। देश की ब्लू इकोनॉमी को इसके माध्यम से एक बड़ा फायदा, एक बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वैश्विक तनाव जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में किस तरह के हालात हैं, अन्य देशों के बीच किस तरह से टकराव और संघर्ष की स्थिति है, और ऐसे में भारत की स्थिति किस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम नजर डालें तो स्थायित्व के साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखाती है। सी फूड एक्सपोर्ट में भारत की ये एक बड़ी छलांग है और सी फूड निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाते हुए भारत नजर आया है। विशाखापट्टनम इसका सबसे बड़ा निर्यात केंद्र बना है। जी हां, भारत के लिए ये एक उपलब्धि भरी खबर है, जहां 19.32 लाख मीट्रिक टन सी फूड का व्यापार हुआ है। अब इसके अलावा और भी ग्राफिक के जरिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। आपको बताएं कि दुनिया में भारतीय झींगे का क्रेज किस तरह से बढ़ रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 39,037.93 करोड़ की अगर हम बात करते हैं तो निर्यात हुआ है और कुल निर्यात में 40% हिस्सा सिर्फ फ्रोजन झींगा का होता है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा बाजार है और इसके अलावा चीन पर भी नजर डालें, यूरोप पर नजर डालें तो ये भारतीय झींगे की बड़ी मार्केट है। जी हाँ, चीन, यूरोप में बढ़ी भारतीय झींगे की मांग, लगातार ये मांग बढ़ते जा रही है। फ्रोजन मछली निर्यात में दूसरे स्थान पर है। तो फ्रोजन मछली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी भारत अपनी छलांग लगा रहा है। भारत का स्थायित्व बरकरार है और भारतीय झींगे की दुनिया भर में अगर हम बात करें तो जबरदस्त मांग देखी जा रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी जुड़ गए हैं। अजीत, अगर हम भारत की ब्लू इकोनॉमी पर जब नजर डालते हैं तो ये जो आंकड़े हैं वो भारत की उपलब्धि के साथ साथ बताते हैं कि कैसे भारत निरंतर वैश्विक स्थिति में जिस तरह का माहौल है वहां पर भी अपनी भारत की इकोनॉमी को निरंतरता बनाए रखने में कारगर और मददगार साबित है। बिल्कुल संजय, देखिए अगर हम पिछले 12 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगातार जो है सी फूड मार्केट जो है उसमें जो निर्यात है वो लगातार 7% की दर से बढ़ा है और लगातार सरकार की कोशिश रही है कि तमाम योजनाओं के माध्यम से जो सी फूड का उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, जो मछुआरे हैं और जो एक ब्लू इकोनॉमी है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत तमाम जो कोस्टल जो राज्य हैं, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, हम केरल की बात करें, आंध्र की बात करें, वहां पर किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। तमाम योजना के माध्यम से उनको नई तकनीक वाली जो बोटें हैं वो उनको वहां पर मुहैया कराई गई हैं और साथ ही उनको मौसम का भी सपोर्ट, जो तकनीक का सपोर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि उन्हें कब समुद्र में जाना है, कहां पर उनको ज्यादा उपलब्ध होगा सी फूड और कब उनको वहां पर अपना काम करना है। तो इस तरीके से तमाम स्तर पर प्रयास किए गए हैं। उसी का परिणाम है कि लगातार ये जो योजनाएं रही हैं उन्होंने सपोर्ट किया है किसानों को, मछुआरों को, और उसी का परिणाम है कि भारत का जो सी फूड का जो निर्यात का जो मार्केट है वो 7% की दर से लगातार आगे बढ़ा है और यही परिणाम है कि रिकॉर्ड तोड़ जो है अब निर्यात जो है वो सामने आया है और भारत ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है सी फूड के निर्यात में, जिसमें कि झींगा जो है 66% से ज्यादा के साथ में नंबर 1 पे है और चीन जो है वो सबसे बड़ा जो है आयातक बना है। हालांकि अगर हम उसके उत्पाद की क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो चीन जो है उसका सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन अगर हम मूल्य के हिसाब से देखें तो जो अमेरिका है वो सबसे बड़ा आयातक जो है इसका बना है, उसने सबसे ज्यादा जो है इसको आयात किया हुआ है। यूरोपीय संघ ने भी जो है काफी बड़ी मात्रा में जो है सी फूड को भारत से आयात किया है। तो देखिए भारत लगातार इस मामले में ब्लू इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है और जहां तक बात होती है कि आमदनी दुगनी करने की बात होती है, किसानों की तमाम स्तर पर इस तरह की बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो मछुआरे होते हैं उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री माइक्रो प्रोसेसिंग फूड योजना, ये तमाम योजनाएं जो है लगातार चलाई जा रही हैं और कोस्टल एरिया के जो परंपरागत जो मछुआरे हुआ
हुआ करते थे उनको तकनीक के साथ जोड़कर कोशिश की गई है कि उनका जो एक परंपरागत मछली का जो वो वहां पर जाके मारते थे, उसको पकड़ते थे, झींगों का जो पकड़ते थे, तो उसमें एक बदलाव आया है। तो तकनीक का उपयोग बढ़ने से अब वो मात्रा बढ़ी है, उनको आसानी हुई है, तो इस कारण से उत्पादन में काफी जो है वृद्धि हुई है, तो निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है नजर आ रहा है। और हमें भूलना नहीं होगा कि केंद्र सरकार लगातार किस तरह से ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा देश का निर्यात जो है वो बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।